सभी मित्रों को हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम उत्तराखंड एलटी हिंदी से संबंधित उत्तराखंड जनपदी भाषा साहित्य से संबंधित दूसरा प्रतिशत देखेंगे। पहला प्रतिशत हम करा चुके हैं, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड की भाषाएं अर्थात बोलियां और उनके लौकिक या लोक साहित्य से संबंधित मौखिक और लिखित साहित्य के अंतर्गत हमने पहला प्रतिशत और व्याख्यात्मक क्लास हम करा चुके थे और आज हमारी दूसरी महत्वपूर्ण प्रतिशत और क्लास होगी। इसके अंतर्गत हम देखेंगे उत्तराखंड के कुमाऊनी के 5 लौकिक साहित्य के रचनाकार, जबकि 6 गढ़वाली साहित्य के साहित्यकारों को हम देखेंगे। कुल मिला के 11 के 11 जो संपूर्ण पाठ्यक्रम में उत्तराखंड साहित्यकार लगे हैं। एक ही वीडियो में पूरा वीडियो आप देखना, उनकी रचनाओं को देखेंगे और महत्वपूर्ण तथ्य महत्वपूर्ण फैक्ट पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम प्रतिशत कराएंगे, उसके उपरांत जो है हम रचनाकारों की रचनाओं को देखेंगे। तो एक दृश्य आपके बनी रहेगी। दृश्य बनी रहने के कारण क्या होगा कि आप जैसे जैसे अपना अध्ययन करोगे, बुक से करोगे, नोट से करोगे, किसी भी माध्यम से करोगे, तो आपके पास सामग्री उपलब्ध होगी, जिससे आने वाले एग्जाम में आपके लिए यह नोट्स औषधि के कार्य करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊनी भाषा की महादेवी तथा कुमाऊं की कोकिला किस लेखिका को कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए महादेवी वर्मा, बी देवकी मेहरा, सी शिवानी और डी बसंती बिष्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? देवकी मेहरा। ठीक है, देवकी मेहरा का जन्म 1937 में लमगड़ा अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, और काफ़ी प्रसिद्धि रही इन महिलाओं में, काफ़ी बड़ा स्थान रहा देवकी मेहरा का। इसीलिए इन्हें जो है कुमाऊनी भाषा की महादेवी और कुमाऊं की कोकिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चौमासिक ब्यो और फचेक रचना है? ए चारू चंद पांडे, बी चंद्र लाल वर्मा चौधरी, सी शेरदा अनपढ़ और डी गिरदा। तो इसका आंसर क्या होगा? चौमासिक ब्यो और फचेक काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। ये ग्रुप सी में भी आपने रचनाएं देखी होगी, कहीं आई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर दूसरे का? तो इसका सही होगा शेरदा की रचनाएं। ठीक है, शेरदा का कुमाऊनी साहित्य में काफ़ी बड़ा नाम है। एक इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है मुर्दयक बयान और कूछे तू। ये दोनों रचनाएं इनकी काफ़ी प्रसिद्ध है। मुर्दयक बयान आपने ग्रुप सी में भी शायद में देखे होंगे कहीं। मुर्दायक बयान, ठीक है, मुर्दायक बयान, ठीक है, और कूछे तू। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाली कवितावली की रचना के रचनाकार हैं? ए अबोध बंधु बहुगुणा, बी वल्लभ डोभाल, सी तोताराम गैरोला और डी मोहनलाल नेगी। ठीक है, तुलसीदास की कवितावली तो आपने देखी होगी ना। तो कवितावली की रचना, गढ़वाली भाषा में कवितावली की रचना किसने? सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तीसरे का तारादत्त गैरोला, यानी सी आंसर इसका होगा। ठीक है, बाकी हम रचनात्मक की ओर बढ़ेंगे जब पूरा साहित्यकारों की रचना हम व्याख्यात्मक क्लास अभी नीचे हम देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक हैं? पूर्व में भी मैं चर्चा कर चुका था। ए तोता कृष्ण गैरोला, बी तारादत्त गैरोला, सी वीरेन डंगवाल और डी चंद्र कुंवर वर्तवाल। तो प्रथम गद्य लेखक गढ़वाली की बात कर रहा है, प्रथम गढ़वाली पद लेखक की बात कर रहा है। तो प्रथम गढ़वाली पद लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तोताराम गैरोला। तो इसका भी क्या होगा? तोताराम तोता दत्त नहीं होगा, तोताराम गैरोला होगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं, 5वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांस, गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांस किस कवि को कहा जाता है? ए तोता कृष्ण गैरोला, बी महावीर प्रसाद गैरोला, सी जीवानंद श्रीयाल और डी अबोध बंद बहुगुणा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांस किसे कहा जाता है? ठीक है, किस कवि को कहा जाता है? तो 5 का सही आंसर क्या होगा?
अबोध बंधु बहुगुणा, यानी इसका आंसर डी होगा। ठीक है। एक इनकी काफी प्रसिद्ध जो है प्रथम गढ़वाली काव्य, ठीक है ना, प्रथम गढ़वाली काव्य था इनका एक। एक आता है इनका प्रथम गढ़वाली काव्य जिसे माना जाता है, उसको माना जाता है भूमयाल। ठीक है, भूमयाल। ठीक है, यह काफी प्रसिद्ध रचना है और काफी बार पूछी भी जाती है। गढ़वाल की प्रथम काव्य इसे माना जाता है। इस रचना के आधार पर ही उनको यह उपाधि मिली थी कि गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांस। इसी रचना के आधार पर प्रसिद्धि के कारण उन्हें गढ़वाली क्या कहा जाता है, अबोध बंधु बहुगुणा को क्या कहा जाता है, गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांस। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण होगा। आगे छठा नंबर का प्रश्न है, गायक झूसिया दमाई पर शोध ग्रंथ किसने लिखा। ठीक है, काफी प्रसिद्ध है ये कुमाऊं के। ए शेरदा अनपढ़, बी गिरदा, सी चारूचंद पांडे और डी गोरदा। तो किसने लिखा था। लोक गायक कुमाऊं के लोक गायक झूसिया दमाई थे ना, उन पर काफी प्रसिद्ध जो है शोध ग्रंथ लिखा था इन्होंने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी गिरदा होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, गिरदा होगा। आगे सातवां नंबर का प्रश्न है, दीदी बैणी मेरी लाटी पाटी की रचना। ठीक है, दीदी बैणी और मेरी लाटी पाटी रचना है किसकी है, अनपढ़ की, बी देवकी मेहरा, सी चारूचंद पांडे और डी चंद्रलाल वर्मा चौधरी की। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दीदी बैणी और मेरी लाटी पाटी। तो काफी प्रसिद्ध है। तो इसका सातवां नंबर का आंसर का क्या होगा, सही आंसर क्या होगा सातवां का, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही होगा शेरदा अनपढ़ की रचना है। ठीक है, ठीक है। अब दीदी बहनी से यह मेहरा का नहीं है, यह काफ़ी प्रसिद्ध है इनकी, हैसणा को बहार दीदी बहनी। ठीक है, अब कठौती में गंगा, आज इस प्रकार की काफ़ी रचना शेरदा अनपढ़ की है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। आठवां नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध एकांकी चक्रचाल के लेखक हैं, कौन है, गौरीदत्त गैरोला, बी बर्तवाल, सी अबोध बंद बहुगुणा और डी वीरेंद्र डंगवाल। ठीक है, जो चक्रचाल है, चक्रचाल एक फिल्म भी थी, वो अलग थी। ठीक है, वो काफ़ी प्रसिद्ध फिल्म थी। और उत्तरकाशी 91 में भूकंप आए थे ना, भूकंप पर इतनी प्रसिद्धि इसको मिली थी कि वास्तविकता नरेंद्र सिंह नेगी और उसके जो निर्देशक थे वो नरेश खन्ना थे। ठीक है, और गायक जो उसमें संगीत गीत दिया था नरेंद्र सिंह नेगी ने दिया था, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध था। 1991 की है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। उत्तरकाशी में जो भूकंप आया था 91 में, उस पर आधारित थी, लेकिन ये दूसरी रचना है। ठीक है, तो ये चक्रचाल किसका है, प्रसिद्ध। ठीक है, तो इसका सही होगा सी होगा, अबोध बंधु बहुगुणा का होगा। ठीक है, चक्रचाल। ठीक है, आगे 9वां नंबर का प्रश्न है, हिलासी रचना किस मुख्य विषय पर आधारित है। हिलासी रचना किस मुख्य विषय पर आधारित है, काफ़ी प्रसिद्ध है। ए स्वतंत्रता आंदोलन पर, बी शिक्षा व्यवस्था पर, सी गांव के किसान पर और डी कृषक जीवन पर। तो हिलास जो है रचना किस पर थी, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। जो हिलास है वो स्वतंत्रता आंदोलन पर लिखी गई थी। ठीक है, 9वां का क्या होगा, हिलास जो है स्वतंत्रता आंदोलन पर लिखी गई थी और यह किसकी थी, भगवती प्रसाद पांथरी की थी। ठीक है, यह किसकी थी, भगवती प्रसाद पाथरी की दिया रचना। ठीक है, आगे 10वां नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, विकास की दृष्टि से गढ़वाली लोक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया था। विकास की दृष्टि की बात कर रहा है। ठीक है, ए 4, बी 5, सी 3 और डी 6।
तो विकास की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया, इसका सही आंसर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, और किस किस में, एक तो आरंभिक काल माना जाता है। ठीक है, पहले भूलना मत, कई बार आ सकता है, क्योंकि अब लोक साहित्य पूछा गया तो वो थोड़ा सा किसी न किसी रूप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेसिक आपको अंदर जाने की जरूरत तो उतनी है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इतने चैप्टर के अंतर्गत देखो, इतने यूनिट भी इतने हैं कि उतने क्वेश्चन बन ही नहीं सकते, और यूनिट के अंतर्गत इतने टॉपिक हैं कि जिसके आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जैसे सीडीपी में है, ठीक है, जो पहले पेडागोजी थी उसमें थी, अभी आप देखोगे गणना करोगे उसकी तो 100 से ऊपर उसमें टॉपिक लगे हैं 5 यूनिट में, तो कितना क्वेश्चन बनेगा, या 25 बनेगा, 30 ही तो बनेगा। तो आपको इस तरीके से पढ़ना भी है, पढ़ने के साथ ये भी देखना है कि किसको हमने ज़्यादा महत्व देना है, और साथ ये भी देखना है कि कौन सा नहीं पढ़ना है, क्योंकि 3 महीने के अंतर्गत पूरा सिलेबस को आपने कंप्लीट करना है। ऐसे नहीं कि आप पूरा पेडागोजी दिन रात वही पढ़ रहे हो 5 यूनिट को, उसके बाद आपका उत्तराखंड साहित्य जी के भी छूट गया, क्योंकि जी के आप में सामान तो ठीक लगा हुआ है, उसको आप कर सकते हो। जहाँ तक रीजनिंग की बात हो वो भी ठीक है, कुछ तो सामान्य तो हार्ड होगा या कठिन होगा, इस तरह होगा, सबके लिए होगा। तो अपना हिंदी साहित्य को भी लेकर चले, ऐसा ना हो कि सारा आप समय आपने वहीं दे दिया और इस साहित्य को आपने छोड़ दिया, जो आपके पास था वो भी नहीं मिला, और जो पकड़ने के लिए गए वो भी नहीं मिला। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। पहला काल है आरंभिक काल, ठीक है, 5 कालों में बांटा गया था। दूसरा गढ़वाली काल है, ठीक है। तीसरा सिंह काल है, ठीक है। चौथा है पाथरी है, इसको नोट कर लेना, एक क्रम है, पहला आरंभिक है, दूसरा गढ़वाली है, फिर सिंह है, फिर पांथरी है, और फिर आधुनिक है, ठीक है। तो गढ़वाली साहित्य को इन 5 भागों में बांटा गया था, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने पूर्व में चर्चा कर चुका हूं कि जॉर्ज, जो भाषा वैज्ञानिक के आधार पर जॉर्ज गियर्सन थे, इन्होंने किया जो है गढ़वाली भाषाओं को कितने भागों में बांटा था, 8 भागों में बांटा था। उसी प्रकार से कुमाऊनी भाषा की बात करें तो त्रिलोचन ने कितनी प्रकार से 4 भागों में बांटकर उसको 12 भागों में बांटा था, कुमाऊनी साहित्य को, कुमाऊनी बोली भाषाओं को। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड के किस कवि को रीतिकाल का कवि माना जाता है? देखो, रीतिकाल का कवि माना जाता है, ठीक है। अब रीतिकाल के इतने विशेष कवि तो हुए नहीं होंगे, लेकिन कोई ना कोई कवि तो होगा। पहला सुमित्रानंद पंत, ए बी लीलाधर जागुड़ी, सी चंद्र कुमार वर्तवाल, और डी गुमानी पंत। तो इसका सही आंसर क्या होगा 11 का? तो 11 का आप जानते होंगे, यह है गुमानी पंत, ठीक है, डी होगा। और खड़ी बोली का, उत्तराखंड का खड़ी बोली का पहला कवि भी गुमानी पंत को माना जाता है, ठीक है। अब बशर्ते यह आपके लोक साहित्य में नहीं लगा हुआ है, परंतु रचनाकारों में नहीं लगा हुआ है, परंतु साहित्यकार की बात करेंगे या लोक साहित्य की बात करेंगे तो गुमानी पंत का पहला नाम आएगा। इनका संबंध कुमाऊं से था, ठीक है, ठीक है। वैसे गढ़वाल के राजा के यहाँ उसमें रहते थे, जैसे आपको मालूम होगा। और पहला रीतिकाल के पहला कवि खड़ी बोली उत्तराखंड का पहला कवि भी नहीं माना जाता था। इन पॉइंटों को आप याद रखेंगे। ये गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह के दरबार में रहते थे, ठीक है। 1900 इनका जन्म की बात करें तो 1790 में इनका जन्म हुआ था काशीपुर में, ठीक है। काशीपुर में इनकी जन्म हुआ था। और इनकी 2-3 रचनाएं, जैसे गंगा सतह का राम महिमा है, और नीति सतह का, ये संस्कृत में आपने पढ़ाई होगा। 3 बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। बारह नंबर का प्रश्न है, किस कवि को प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा साहित्य के संसार में एक ऐसे रूप में देखने को मिलता है, वह कौन सा कवि है? वह छायावाद के चारों कवि की विशेषता किस कवि में देखने को मिलती है? बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन से जो है आपकी स्मृति जग चुकी होगी। इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन जो है यू सेट में पूछे गए थे, लेकिन उसका माध्यम अलग था, ठीक है। किस कवि में छायावाद के प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा की साहित्य संसार को एक कवि के रूप में देखने को मिलता है? उनकी जो भावनाएं हैं, उन कवियों की जो दृश्य हैं, हमें किस कवि में देखने को मिलता है? ए तोताराम गैरोला, बी चंद्र कुमार वर्तवाल, सी शेरदा, और डी चारूचंद पांडे। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्र कुंवर बर्तवाल होगा, ठीक है, चंद्र कुंवर बर्तवाल होगा।
देखो, आपने साहित्यकारों का देखा होगा कि जिनकी 36 साल 30 साल में ही हिंदी साहित्य में इतने कम समय में जिनको प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, इसी प्रकार से इनका जीवन भी काफी महत्वपूर्ण है। मात्र 18 वर्ष की 28 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी। इतना कम समय में इनने इतनी लोक प्रसिद्धि इनको मिली थी, किनको, चंद्र कुमार को। ठीक है, 28 वर्ष ही इनका जीवन काल रहा। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को भी, जबकि 1899 में इनका जन्म हुआ था। इस पॉइंट को आप महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट करेंगे कि ये चारों विशेषताएं जो है, चारों छायावाद की कवियों की विशेषता अगर किसी में मिलती है तो चंद्र कुमार वर्तवाल में मिलती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तारादत्त गैरोला के ओकले के साथ, ठीक है, एक राइटर थे, ओकले के साथ कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी? ये आपने ग्रुप सी में भी देखा होगा। हिमालय हिमालय फोक लोर, हिमालय ट्रेवल्स, हिमालय की यात्रा और देहरादून गजेटियर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है, इनके ग्रुप सी में भी आपने देखा होगा क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा हिमालय फोक लोर। ठीक है, हिमालयन फोक लोर जो है, इनकी रचना क्या, तारादत्त और ने किसके साथ की थी? ओ किले के साथ की थी। ठीक है, अगर बात करें हम तो हिमालय की यात्रा, तो यह किसके, राहुल सकृत्यान की है। राहुल सकृत्यान की बहुत बड़ी विशेषता है कि उत्तराखंड के वो घुमड़कर थे, तो वो ज़्यादातर जो है पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे हिमाचल, लेह लद्दाख, चीन की यात्रा, तो यहाँ पर उनकी बहुत विशेषता है कि उनकी पुस्तक लिखी उन्होंने। ठीक है, उत्तराखंड में बहुत। और एक आपको देखना, आप देखेंगे कि स्वतंत्रता सेनानी बीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, बीर चंद्र सिंह गढ़वाली, उन पर भी इन्होंने काफ़ी पुस्तकें, उनके उनके जीवन के बारे में भी इन्होंने काफ़ी वर्णन किया गया है। अगर बात करें हम दूसरी ओर हिमालयन ट्रेवल्स, तो हिमालयन ट्रेवल्स किसका है? तो यह जो है जोत सिंह नेगी का है। ठीक है, और देहरादून गजेटियर्स की बात करें तो यह भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो अब देखते हैं हम रचनात्मक ढंग से, अब हम व्याख्यात्मक क्लास देखेंगे, संपूर्ण कवियों को देखेंगे। तोताराम गैरोला, ठीक है, तोताराम गैरोला कौन थे? प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक थे। ठीक है, और प्रेम पत्ती की इनकी काफी प्रसिद्ध है, 32 की रचना है, तात घनानंद और रचना रंजन। ठीक है, अब कुछ पुस्तकों का आपको सीमित दिया होगा, लेकिन आप इस पॉइंट को नोट कर लेना। प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक थे, प्रेम पत्ती की इनकी काफी प्रसिद्ध है, तात घनानंद और रचना रंजन। ठीक है, अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो गढ़वाली गीत काव्य को एक नया आयाम इन्होंने दिया था। दूसरा हम तारादत्त गैरोला, आगे बीच में दत्त कृष्ण हुआ है, उसको सही कर लेना आप लोग। ठीक है, तोताराम कृष्ण गैरोला भी लिखा हुआ, तो उस पॉइंट को आप सही कर लेना। अब देखते हैं तारादत्त गैरोला की बात करें, 1901 में इनने जो है हितकर्णी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, हितकर्णी सभा की स्थापना की थी। ये प्रजा हितैषी है, एक समाचार पत्र राजा लक्ष्मण सिंह का भी है। ठीक है, इसी तरीके से तो हितकर्णी सभा की स्थापना की थी, इनकी काफ़ी प्रसिद्धि रही। आगे बात करें हम इनकी, तो हितकर्णी सभा एक महत्वपूर्ण इन्होंने कार्य किया। दूसरा, कुमाऊं परिषद के 2 बार के अध्यक्ष रहे। राय बहादुर की इनको उपाधि दी गई। ठीक है, अब देखें तो गढ़वाली कविता जो है, अभी हमने चर्चा की थी पूर्व में, गढ़वाली कविता बोली की उन्होंने रचना की। दूसरी इनकी काफ़ी प्रसिद्ध है सदैही गीत। ठीक है, सदैही गीत ये काफ़ी महत्वपूर्ण यह भी है, आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे, ये सदैही गीत को आप नोट करेंगे इनका। ठीक है, सदैही गीत 1921 का स्वयं इन्होंने संपादन किया था। और अभी हमने पूर्व में चर्चा की थी, ओकले के साथ इन्होंने हिमालयन फोक लोर पुस्तक की रचना की थी। तो महत्वपूर्ण तथ्यों को पिरोने की कोशिश की गई है, बाकी कहीं पुस्तक में तो है ही नहीं, तो नेट से इधर उधर से
जोड़कर आपके लिए यह बनाया गया है। आगे हम देखते हैं जीवानंद श्रीयाल। जीवानंद श्रीयाल की बात करें तो एक है डाली माटी और दूसरी इनकी जागृति रचना है। ठीक है, अब देखते हैं अबोध बंद बहुगुणा। प्रथम गढ़वाली काव्य क्या था? भूमयाल। ठीक है, प्रथम गढ़वाली काव्य क्या था? भूमयाल। ठीक है, गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांस कहा जाता है, और इसीलिए जब इनकी रचना आई ना भूमयाल, तो इसी की इनकी ख्याति प्राप्त हुई और इसीलिए इनको नाम दिया गया। इनकी प्रसिद्ध एकांकी है चक्रचाल। तो नोट कर लेना, समय तो हम काव्य देख रहे हैं, लेकिन नई चीज़ क्या है? एकांकी है। तो हो सकता है चक्रचाल आ गया। आपको मालूम है कि चक्रचाल फिल्म है। अभी मैं पूर्व में चर्चा कर चुका था कि उत्तरकाशी में भूकंप आया था 1991 में, उस पर बनी थी, जिसका निर्देशक थे, निर्माता निर्देशक नरेश खन्ना थे, और गीत संगीत किसने दिया था? नरेंद्र सिंह नेगी ने दिया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके नाटक, अभी हमने बात की किसकी की थी? एकांकी। अब इनके नाटक भी अंतिम गढ़ और डूबता हुआ गांव, तो इसके मतलब इनकी काफ़ी प्रसिद्धि है। तो कहीं ना कहीं रूप में पूछने का, क्वेश्चन बनने का एक आधार हो सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं महावीर प्रसाद गैरोला। ठीक है, तोता कृष्ण गैरोला, ठीक है, और तारादत्त गैरोला और महावीर प्रसाद गैरोला। तो इन पॉइंटों को आप नोट कर लेना। महावीर प्रसाद गैरोला की काफ़ी प्रसिद्ध है कपाली की छमाट, कपाली की छमोट। ठीक है, और दूसरा पार्वती इनके उपन्यास है। ठीक है, अभी आपने उपन्यास एकांकी देखा था ना। अभी तीन चीज़ें आपको नहीं मिली थी, एक तो एकांकी नहीं मिली, दूसरा नाटक नया मिला, और तीसरा आपको क्या मिला? उपन्यास। ठीक है, तो कपाली की छमोट और पार्वती। ठीक है, और इसीलिए क्या है, गढ़वाली साहित्य में उपन्यास की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो ये है महावीर प्रसाद गैरोला थे। इसके मतलब जो रचनाकार लगे हुए हैं आपके पाठ्यक्रम में, यानी गढ़वाली साहित्य में कुछ ना कुछ नया किया उन्होंने। ठीक है, सर्जन किया, नया सृजन किया, इसीलिए उनका लगा हुआ है। किसी ने काव्य का किया, किसी ने साहित्य का किया, किसी ने पहला काव्य लिखा, किसी ने गद्य लिखा, किसी ने पद्य लिखा। ठीक है, फैक्ट टू फैक्ट महत्वपूर्ण बिंदु पर ही हम चर्चा हमने की है। निश्चित तौर पर इनसे ही क्वेश्चन आपका काफ़ी बनेगा। आगे हम देखते हैं, आगे रचनाकार देखते हैं मोहनलाल नेगी। मोहनलाल नेगी जो को गोविंद चातक स्मृति पुरस्कार उनको मिला था 2019 में। ठीक है, वर्तमान में गोविंद चातक, अभी तुमने देखा होगा कि ये थलीसैंण पौड़ी के रहने वाले थे, और ये अभी सुरेश ममगाई जी थे जो उत्तरकाशी महाविद्यालय में है, इन्हें मिला था अभी वर्तमान में 23-24 का क्या मिला था? गोविंद चातक पुरस्कार मिला था। और हिंदी में है यहाँ पर, और शोधकर्ता भी हैं, और काफ़ी ज्ञानी हैं ये। शोधकर्ता ही नहीं, नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी भाषा का, अगर आप इनसे परिचित होंगे, ये पौड़ी के रहने वाले हैं अपने क्षेत्र से, तो इन्हें कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली भाषा साहित्य का भी बहुत ज़बरदस्त ज्ञान है, पुस्तकें भी लिख चुके हैं ये। इन्हें अभी वर्तमान में मिला था। और मोहनलाल नेगी को क्या मिला था? एक गोविंद चातक पुरस्कार 19 में मिला था। जूनी पर छापो किले, इनकी रचना है जूनी पर छापो किले और बुरांस की पीड़ा और सुने ना। ठीक है, जूनी पर छापो किले काफ़ी प्रसिद्ध है इनकी, मोहनलाल की। ठीक है, तो इन पॉइंटों को भी आपने, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंटों को आपने देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन। देखो ये यह रचना काफ़ी पहले पूछी गई थी, ग्रुप सी में आपने देखी होगी, जूनी पर छापो किले। कुल मिला के इसका अर्थ है चांद पर दाग क्यों। ठीक है, बुरांस की पीड़ा सुनेना, और नो निशाब, नो निशाब। तो इस तरीके से हमने एक गढ़वाल से संबंधित रचनाकारों का नाम, पूरी रचनाओं को देखा। अब कुमाऊनी साहित्यकार, कुमाऊनी क्षेत्र में हम चलते हैं, उनके साहित्यकारों का देखते हैं। पहले गोरदा, हमारो कुमाऊं और वृक्ष को बिलाप। ठीक है, शेरदा अनपढ़ की बात करें, 13 अक्टूबर 1933 में माल गांव अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, देखो शेरदा की भी काफ़ी उपलब्धि रही। इन्होंने लिखा गढ़वाली भाषा साहित्य का उद्भव और विकास। ठीक है,
गढ़वाली भाषा साहित्य का उद्भव और विकास काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, आ सकता है। हैसणों को बहार, दीदी बहनी, कठौती गंगा, कठौती में गंगा, यह कहानी है नेपा नेपाल, नेपा और लद्दाख की, मेरी लाटी पाटी और फचेक। ठीक है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इन पॉइंटों को भी आप, इनकी काफ़ी प्रसिद्धि है। एक तो ये महत्वपूर्ण है इनका। ठीक है, शेरदा अनपढ़, नाम अनपढ़ है लेकिन कार्य इतना किया है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। साहित्य में इतना बड़ा योगदान इनका रहा, कुमाऊनी साहित्य के साथ पूरा उत्तराखंड साहित्य में इनका इतना बड़ा योगदान रहा। ठीक है, उसके बाद इनका है मुर्दायक बयान, मुर्दाक बयान, और कुछ है तू चौमासिक ब्यो, पहाड़ को हाड़। ठीक है, ये काफ़ी रचनाएं पूछी गई इनकी। ठीक है ना, तो काफ़ी सारे प्रसिद्धि हैं। मुर्दायक मुर्दायक बयान और कुछ है तू चौमासी ब्यो और लाटी पाटी, नेपाल लद्दाख की, दीदी बहनी, हैसड़ो बार। 2-3 बार देखोगे। जैसे आपके भाषा साहित्य, आप इतने तो अंग्रेज तो हम लोग हैं नहीं, हम गढ़वाली और कुमाऊनी है। कुछ न कुछ ये हैं कि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपराओं से थोड़ा सा हट कर आज जो वर्तमान में उसकी ओर हमारा ध्यान कमी आकर्षित होता है। हम नए मॉडल जमाने के व्यक्ति ऐसे बन जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे 1-2 बार आप इन रचनाओं को देखोगे तो निश्चित तौर पर एक, मैं तो अच्छी पहल कह सकता हूँ इसको, कि गढ़वाली साहित्य को साहित्य में लाने या सिलेबस में मिलाने का अच्छा प्रावधान है कि कम से कम अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के कुछ ना कुछ गुण हम पर तो परिलक्षित होंगे। अभी मैं देख रहा था कि कुमाऊनी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास, अगर ऐसे ही एक क्वेश्चन हिंदी की भाषा का, तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास आपने देखा होगा उदय नारायण त्रिपाठी का है। ठीक है, आगे हम देखते हैं चारुचंद पांडे, कत हुड़कु कत गैण, कत हुड़कु कत गैण फुतरी। दूसरी रचना इनकी फुतरी, फुंतरी। ठीक है, इसमें ऊपर बिंदु लगा देना। फिर अंगवाल, ठीक है, ऐसा था यहाँ पर, अंगवाल, गिरदा की काव्य दर्शन, और दूसरा छोड़ो गुलामी के किताब। ठीक है ना, काफी प्रसिद्ध है इनका भी, चारुचंद पांडे का। चारुचंद पांडे, ये लगा नहीं हुआ आपके उसमें, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इनका साहित्य के अंतर्गत, लोक साहित्य के अंतर्गत ये भी आएंगे। आगे देवकी मेहरा, देवकी मेहरा जो है महिला है, इस निश्चित तौर पर महिला एक रचनाकार यही है देवकी मेहरा, कुमाऊं गढ़वाल या उत्तराखंड साहित्य से। पहले तो आपने ये पॉइंट नोट रखना कि महादेवी इन्हें कहा जाता है। दूसरा, आपको कुमाऊं की कोकिला, स्वर कोकिला आपने सुना होगा। ठीक है, जागर इनकी काफ़ी प्रसिद्ध है, मैती मुलुक। देखो, कुछ स्त्रीत्व से संबंधित, जो स्त्रीत्व की भावना जहाँ पर, ठीक है, जागर तो समान, तो मैती मुलुक से आप लगा सकते हो। यहाँ पर थोड़ा इसको सही कर देना आप लोग। ठीक है, सोरा से करिए, सोरा से करिए, इसको आप ऐसा कर देना, सोरा से। ठीक है, सोरा से करिए, जागर मैती मुलुक और सोरा से करिए। कहानी संग्रह इनकी क्या है, निसास। वो नो निसाब अलग है। ठीक है, वो नो निसाब अलग है, कहानी संग्रह है, तो इस पॉइंट को नोट कर लेना, निसास। अब पराणु फुंतुरु, वो क्या था, फुंतरी था, यहाँ पराणु फुंतुरु, पराणु फुतुर। ठीक है, हिंदी काव्य में क्या है इनका, काफी महत्वपूर्ण हिंदी काव्य में भी इन्होंने काम किया। ठीक है, एक तो अशोक वाटिका में सीता, ये खंड काव्य है। ठीक है, और दूसरा प्रेमांजलि है, प्रेमांजलि है, खंड काव्य आप नोट कर लेना अशोक वाटिका में। स्वाति, नवजागृत, आखिरी पड़ाव। कहानी संग्रह निसाब, निसास। ठीक है, मैती मुलुक और सौरास करिए। तो कुछ भावना आप प्रकट अगर हो रही होगी स्त्रीत्व से, वहाँ से भी आप पहचान कर सकते हैं इस रचना की। आगे गिरीश तिवारी गिरदा, 45 में जन्म, जूली गांव अल्मोड़ा में। ठीक है, ये आपने हिंदी में भी इनकी रचना दी, धनुष यज्ञ और नगाड़े खामोश है। आगे क्या है, नगाड़े खामोश है, कर देना इसको, नगाड़े खामोश है, धनुष यज्ञ काफ़ी बार पूछा जाता है। दूसरा, इनको क्या इनने अच्छा कार्य क्या किया, शोध ग्रंथ इन्होंने लिखा। कुछ नई चीज़ें हैं तो उसको अंडर रूल कर सकते हैं, उसको हाईलाइट आप कर सकते हो अपनी स्मृति को जगाने के लिए। झूसिया दमाई, लोक गायक झूसिया दमाई पर शोध ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्हें बड़ी प्रसिद्धि और ख्याति भी मिली। ठीक है,
आगे इनका कविता का आखर सिकरों के स्वर रंग दे रंग डारे दियो हो, रंग डारे दियो हो, ये होली पर उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 11 के 11 संपूर्ण रचनाकारों को देख चुके हैं और यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, औषधि का कार्य करेगा निश्चित तौर पे कि जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे तो निश्चित तौर पर परीक्षा के लिए आपके उपयोगी होंगे। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों तभी शेयर कीजिएगा, अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब, आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक क्वेश्चन था आप लोगों का काफ़ी, मुझे देखो मैं व्यक्तिगत रूप से कितनी कॉल मैं उठा सकता हूँ, 70 से 80 लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो सबका, और उसमें से 40-50 लोग मेरे से व्यक्तिगत जुड़े हैं। तो मित्रों, हमें भी अध्ययन करना पड़ता है, तो व्यक्तिगत रूप से मैं सभी का कॉल रिसीव नहीं कर सकता हूँ। आपकी कोई समस्या है तो आप अपना मैसेज व्हाट्सएप पर छोड़ सकते हैं, मैं निश्चित तौर पर उसका जवाब निश्चित तौर पर या तो ग्रुप के माध्यम से देता हूँ या मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको उसका जवाब मिलेगा। एक बात आ रही थी कि 2-3 विशेष करके महिलाएं जो गृहिणी हैं उनका मैसेज आया था कि किस प्रकार से रचना, किस प्रकार से हम इतना भारी भरकम सिलेबस है तो किस प्रकार से इस पाठ्यक्रम को पूर्ण कैसे करें। और दूसरा आया था कि सबसे बड़ी समस्या है कि अब पाठ्यक्रम बदल चुका है तो क्या हमें कोचिंग करनी होगी। ठीक है, तो पहली बात है कि जब बड़े से बड़े चैनल, वो बड़े से बड़े कोचिंग सेंटर वाले ये कह रहे हैं कि इतना बड़े सिलेबस तो हम पूर्ण नहीं करा सकते हैं, करा सकते हैं, मैं उस बातों पर भी नहीं जाता हूँ, लेकिन एक इतना बड़ा सिलेबस है और 3 महीने में क्या पूर्ण होगा, तो आप खुद सुनिश्चित करें कि हमें कोचिंग करना है या यूट्यूब से के माध्यम से हमें पेड क्लास लेनी है, ये आप पर निर्भर है। मैं आपको ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता हूँ, जो आपको बेहतर लगे। परंतु 3 महीने में निश्चित तौर पर आप भी जानते हैं कि इसके यूनिट तो 5 हैं, उसके अंतर्गत 100 से ऊपर जो है टॉपिक लगे हुए हैं। ठीक है, टॉपिक उसके अंतर्गत जो है 100 से ऊपर जो है टॉपिक लगे हुए हैं। ठीक है, तो क्या इनको हम पूरा कर पाएंगे? ठीक है, इनको हम पूरा कर पाएंगे। आप निश्चित तौर से अपना दिमाग को चलाने की कोशिश करना, एकांत में आप सोचिएगा कि यह पूर्ण हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो अगर आप 3 महीने कोचिंग करते हो तो आपका सारा समय जो है शिक्षण अभिरुचि या पेडागोजी पर ही लग जाएगा, सीडीपी पर लग जाएगा। आपके पास जीके का समय कहाँ से होगा, आपका रीजनिंग का समय कहाँ से होगा, और मेन तो सिलेबस है, सिलेबस का समय फिर कहाँ से मिलेगा। इस परिस्थिति में अगर आप 75% भी यहाँ देते हो तो 25% यहाँ देते हो तो फिर भी आपके लिए इतनी दिक्कत होगी। अगर निश्चित तौर पे आप सोचते हैं कि हमने बड़े से बड़े एग्जाम में अच्छी फाइट किया, हमारा सब्जेक्ट मजबूत है, तो आपको करना चाहिए, लेकिन आपका सब्जेक्ट मजबूत नहीं है, तो इस परिस्थिति में आपको निश्चित एक चिंतन करके, एक शांत मन से आपको सोचना है कि वास्तव में हमें क्या करना है। अगर आप यहाँ गए, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन ढंग से नहीं बने, आपका सिलेबस पूर्ण नहीं हुआ, तो आपका सिलेबस भी छूट जाएगा। जो सिलेबस में आपने बेहतर करना था वो भी सिलेबस आप पीछे हट जाओगे वहाँ से। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंटों पर आपने निश्चित करना है कि हमें कहाँ पर ज़्यादा बल देना है। तो ये आप पर निर्भर है, आप कोचिंग ले सकते हैं नहीं ले सकती हैं। ठीक है, मैं व्यक्तिगत राय क्या दे सकता हूँ, अगर आपको मालूम है, आपको विश्वास है कि हमारा सिलेबस पूर्ण हो चुका होगा, हमारी पकड़ अच्छी है, हिंदी में जीके हमारा बेहतर है, हमारा जो अभी रीजनिंग है उसको भी हम कर सकते, तो आप कर सकते हैं। बाकी चिंतन तो आपको बैठ कर करना है, अपने रूम में करना है। दूसरी बात, जितना आप फ़ोन से दूर होगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि बार बार हम पढ़ते, ज़्यादा अध्ययन अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन फ़ोन की सबसे बड़ी बीमारी है, आप उसको साइलेंट, अगर आप बेहतर रूप से पढ़ते हैं तो साइलेंट करके अपने फ़ोन को रखिएगा। 2 घंटा नहीं देखना तो नहीं देखना है, उससे बेहतर आपका अध्ययन होगा ही होगा। बाकी आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों का पुनः धन्यवाद। कोई आपका मैसेज होगा तो निश्चित उस पर चर्चा करेंगे।